हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले एक नए स्टॉक की, उसका नाम है डिलीवरी। डिलीवरी से बात कर रहे हैं उससे पहले एक बार हम फिर देख लें। मैंने प्रीवियसली डिस्कस की हैं भेल, लॉरस लैब्स, वीएटेक, वाबाग। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी आज इन तीनों स्टॉक्स की। और विशाल मेगा मार्ट पे मैंने ध्यान दिया नहीं, आई एम नॉट श्योर कैसा था। एमसीएक्स आज थोड़ा डाउन साइड था। उसका कुछ कारण जैसे गोल्ड प्राइसेस में भी आज गिरावट देखी गई। और ग्लोबल मार्केट्स में भी फ्राइडे तक कोई क्लियर साइंस नहीं है कि गोल्ड प्राइस अप होगा या डाउन, क्योंकि सभी लोग फेड चेयरमैन के जो इंटरेस्ट रेट डिसीजन का वेट कर रहे हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे फैक्टर होते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के, जो मार्केट की डायरेक्शन ऑन डेली बेसिस डिसाइड करते हैं। तो ये कारण था कि एम6 आज थोड़ा सा डाउन साइड फॉल लेके आया। भेल ने जो बहुत ही अच्छा आज इंक्रीमेंट दिया। देन हम वीटेक वाबाग, और वीटेक वाबाग भी पिछले 2-3 दिन से अच्छा रिटर्न दे रहा है, अच्छा भाग रहा है। उस और उसके बाद लॉरस लैब्स, जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि सीडीएमओ स्पेस में बहुत ही अच्छी पकड़ बनाए हुए है और ये आगे चल रहा है सबसे, सभी कंपनी से, सभी कॉम्पिटिटर से। तो उसी के अंदर इसने एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो अब आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शेयर की जो कि इंडिया के अंदर लार्जेस्ट मार्केट शेयर होल्ड करता है। इसका नाम है डिलीवरी। आई थिंक लगभग सभी लोग डिलीवरी के बारे में जानते हैं। पार्सल डिलीवरी और कुरियर सर्विसेज, तो उसमें नंबर वन कंपनी है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर है। लगभग लगभग पूरे इंडिया में प्रेजेंट है इसका। एयर कार्गो सर्विस भी ये देता है। तो इसके बारे में यदि हम बात करें, इसके फंडामेंटल्स के बारे में हम बात शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो प्रेजेंटेशन ही देख लेते हैं। पिन कोड मतलब जैसे एवरी सिटीज़ पिन कोड इन इंडिया, तो इट इज़ प्रेजेंट इन 18,857 सिटीज़। तो इंडिया में टोटल यूनिक नंबर है, यूनिक पिन कोड नंबर है 19,500। उसमें से 18,857 में डिलीवरी प्रेजेंट है। एवरी क्वार्टर, ओके, Q1 FY26 मतलब लास्ट ईयर इट वाज प्रेजेंट इन 1885, 18,857। Q4 26 it was in 18,830, और दिस ईयर Q1 FY27 इट वाज प्रेजेंट इन 18,80, 18,810। तो मतलब पिन कोड इन्होंने क्लोज किए हैं। आई थिंक जो लॉस मेकिंग सिटीज़ होंगी या लॉस मेकिंग एरियाज़ होंगे, वहाँ पे इन्होंने डिलीवरी करनी बंद करी है। नंबर ऑफ़ यूनिक पिन कोड जहाँ पे कम से कम एक शिपमेंट डिलीवर हुआ है, तो ये घटे हैं। अब बात करें कंट्रीज़ एंड टेरिटरीज सर्व्ड, तो 220 प्लस कंट्रीज़ या टेरिटरीज़ में ये प्रेजेंट है डिलीवरी। नंबर ऑफ़ एक्टिव कस्टमर्स, तो वो इंक्रीज़ हुए हैं इसके। So these are the number of global customers. Active customers are those where an invoice was raised at least once during such quarter, excluding the count of delivery direct customer। तो जो डायरेक्ट कस्टमर थे डिलीवरी के, उनको उसने यहाँ पे एक्सक्लूड किया है। उसके बाद इसके एक्टिव कस्टमर्स हैं वो जो लगभग लगभग 54,000 हैं। नाउ हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर इन मिलियन स्क्वायर फीट, तो 23.3 मीन्स वेयर हाउस एंड एवरीथिंग, तो वो इंक्रीज़ हुआ है। देन गेटवेज़, अपना टोटल नंबर अगेन यहाँ काउंट इंक्रीज़ हुआ है। ऑटोमेटेड सॉर्ट सेंटर्स, एक बड़ी चीज़ है ऑटोमेटेड सॉर्ट सेंटर्स होना, जहाँ पे ऑटोमेटिकली पार्सल जो होते हैं वो सॉर्टेड हो जाते हैं थ्रू ऑटोमेशन की, कौन सा पार्सल किस एरिया में जाएगा, आगे कौन उसको डिलीवरी करेगा, कौन उसको पिक करेगा। बहुत सारी चीज़ें होती है जो ऑटोमेशन में लगा दी जाती है। तो ऑटोमेटेड सॉर्ट सेंटर्स जो हैं 48 एवरी क्वार्टर, कुछ दो तीन जैसे Q4 FY26 में 47, Q1 FY27 में अपना 48, तो एक इंक्रीज़ हुआ है। सॉर्टर्स काउंट, फ्लैट सर्विस सेंटर, प्रोसेसिंग सेंटर्स, तो एक्सेप्ट नंबर ऑफ पिन कोड लगभग लगभग बाकी सारे नंबर्स में जो है इंक्रीमेंट हुआ है। अभी हम यहाँ देखें, टीम साइज़ भी इंक्रीज़ हुई है, पार्टनर एजेंट्स भी इंक्रीज़ हुए हैं, और फ्लीट साइज़ डेली एवरेज पे वो भी इंक्रीज़ हुई है। तो ये सब चीज़ें क्या बोलती है कि कंपनी की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हुई है, और कंपनी का जो टारगेट सेगमेंट है वो शायद नैरो डाउन हो रहा है या नहीं, वो तो अभी हम आगे देखेंगे। लेकिन हाँ, कॉस्ट ज़रूर कंपनी की इंक्रीज़ हुई है फॉर श्योर। तो कंपनी की जो ईबिटा मार्जिन है उन पे फ़र्क पड़ सकता है।
अभी हम बात करें, देखिए रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज, तो एक क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का रेवेन्यू दिया हुआ है पिछले 9 क्वार्टर्स का। ओके, यहाँ देख सकते हैं लगभग लगभग रेवेन्यू सेम रेंज में चला है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया है कंपनी का। बट हाँ, इस बार FY 26 के अंदर थोड़ी सी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई है, थोड़ी सी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई है। लेकिन Q1 FY 27 का जो रेवेन्यू है वो Q4 FY 26 के ऑलमोस्ट सेम ही है। हाँ, FY 26 मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट दिखाई थी। इफ़ यू टॉक अबाउट टोटल सर्विस ईबीटा, तो वो यहाँ पे दिख रहा है हमको इंक्रीमेंटल था, लेकिन Q1 में जो ये अभी जून वाला क्वार्टर एंड हुआ उसके अंदर ये थोड़ा रिड्यूस हुआ है। तो यहाँ पे कुछ इश्यूज आए हैं सर्विसेज के अंदर, और इसके अंदर एक्सक्लूडिंग रेवेन्यू फ्रॉम लोकल रैपिड एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ई कॉम एक्सप्रेस बिजनेस बीइंग ट्रांजिशन, तो कुछ चीज़ें हैं जो इन्होंने इसमें कंसिडर नहीं करी है। कभी हम बात करें, ये सारे बाकी सारे फाइनेंशियल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये कंपनी के मेजर फाइनेंशियल्स की एक पिक्चर दिखाता है, और यहाँ पे हम ये देख लें तो कंपनी का जो एडजस्टेड ईबिटा है वो इस फर्स्ट क्वार्टर में थोड़ा सा वापस रिड्यूस हुआ है। हम बात करें ट्रांसक्रिप्ट की, और ट्रांसक्रिप्ट से पहले यदि हम बात करें, हम ना पहले मनी कंट्रोल पे इसका पेज का ओवरव्यू देख लेते हैं कंपनी का। डिलीवरी ने आज एक थोड़ा ब्रेकआउट सा दिया है, और उसमें उस पर हम आगे बात करेंगे, टेक्निकल में जाके चेक करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट कंसेसस रिकमेंडेशन तो भैया 15 बाई बोल रहे हैं, 1 आउट परफॉर्म, 3 होल्ड एंड 1 अंडर परफॉर्म। सेल अभी इस पर कोई दे नहीं रहा है। तो लेकिन हाँ, जो एनालिस्ट कवरेज है बेसिकली वो रिड्यूस हुआ है, 22 से 20 तक आ चुका है। तो ये एक अलग चीज़ है। फिर हमने देखे तो इसके यहाँ पे रेजिस्टेंस, सारे रेजिस्टेंस को डिलीवरी ने क्रॉस किया है। और उसके बाद देखिए वॉल्यूम, तो ऑब्वियसली आज वॉल्यूम भी अच्छा खासा था कंपनी के शेयर्स में, शेयर्स ट्रेडिंग में। यहाँ पे हम बात कर ले कंपनी का फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। इधर इनकम स्टेटमेंट के लिए हम बात करें कंसोलिडेटेड, एंड देन विल गो टू क्वार्टरली। तो क्वार्टरली यदि हम देखें, ये रहा यहाँ पे 285029302804। तो यस, दिस क्वार्टर कंपनी ने रेवेन्यू में एक इंक्रीमेंट दिखाई है। अदर इनकम भी इंक्रीज़ हुई है, टोटल इनकम ये रही। तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑब्वियसली इंक्रीज़ होना ही था, जैसा हमने पहले डिस्कस किया प्रेजेंटेशन देखते ही। EBIT, इंटरेस्ट, एंड देन आपका नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट और टॉप लाइन और बॉटम लाइन में आप देखें तो एक अच्छा खासा फ़र्क आ रहा है यहाँ पे। क्या कारण है इसका? तो उसका सीधा सा एक कारण है कि दिस क्वार्टर जो एक्सपेंसेस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, स्पेशली द कॉस्ट ऑफ ऑयल दैट गॉन अप। कॉस्ट ऑफ ऑयल, तेल जो है, फ्यूल चार्जेस वो ऊपर हो गए। तो ऑब्वियसली जितने भी सर्विसेज थी, जैसे कि एयर फ्रेट था, एयर फ्रेट इंक्रीज़ हुआ होगा। क्योंकि उसके बाद एयर फ्रेट रिलेटेड हैंडलिंग कॉस्ट वो भी इंक्रीज़ हुई होंगी। तो उन सब का इम्पेक्ट आना ही है कंपनी पे कहीं ना कहीं। तो उस वजह से एक ये अच्छा खासा हिट मिला होगा उसको नेट प्रॉफिट के अंदर। उसके बाद हम शेयर होल्डर और शेयर ओनरशिप की बात करें, FIIs ने अपना स्टेक रिड्यूस किया है। DIIs ने DIIs ने अच्छा खासा इंक्रीज़ किया जून क्वार्टर के अंदर, अच्छा खासा इंक्रीज़ किया है। फिर हम बात करें पब्लिक शेयर होल्डिंग, तो वो घटी घटती चली जा रही। जून 25 से DIIs ने अच्छी खासी इंक्रीज शो करी है। प्रमोटर्स का बहुत कम शेयर यहाँ दिखा रहा है। आई एम नॉट श्योर, हो सकता है अलग अलग ट्रस्ट के थ्रू प्रमोटर्स अपना ओनरशिप इसमें ओन करते, तो एक वो कारण हो सकता है। अभी हम बात करें यहाँ पे इसके कंपनी की परफॉर्मेंस, जो इसके कॉम्पिटिटर्स है, ब्लू डार्ट, शैडोफैक्स, टेक, तो डिलीवरी इन सबसे आगे है। इसका अच्छा खासा मार्केट शेयर है, और इट परफॉर्म्स वे बेटर देन एनी अदर कॉम्पिटिटर। लेकिन इसकी जो ROE ये और ROA, ये तीनों नंबर बहुत पीछे है। कंपनी को इनमें इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरीके से कंपनी की कॉस्ट बढ़ रही है, दैट कैन बी फाइटल फॉर द कंपनी। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, ये देखिए नेट प्रॉफिट कंपनी डिलीवरी का सबसे ज़्यादा है। लेकिन हम देखें ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन असेट्स, तो वो लगभग सबसे कम डिलीवरी का है इन टर्म्स ऑफ ऑल ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर। तो ये एक सोचने वाली बात है कंपनी मैनेजमेंट के लिए।
अभी हम देखें कंपनी की प्रेजेंटेशन, हम शुरुआत से फिर से एक बार देख लेते हैं। अर्निंग प्रेजेंटेशन की यदि हम बात करें तो ये देखिए यहाँ पे एक्सप्रेस पार्सल शिपमेंट्स, इसमें वाई ओ वाई बेसिस पे ग्रोथ थी 55.2% एंड क्यू ओ क्यू इट वॉज 5.2%। इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि इन Q1 लास्ट ईयर Q1 FY26 में कंपनी ने ई कॉम एक्सप्रेस को एक्वायर किया था। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो स्टार्ट हुआ Q2 से। तो Q1 का जो बेस इफ़ेक्ट है यहाँ पे आया है वो बहुत ही हाई था, उस वजह से ये परसेंटेज जो है इतना बड़ा परसेंटेज 55.2% हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये नंबर नहीं है इतने बड़े, बट जस्ट बिकॉज कि इसके इस साल जो है ये कंपनी ने इंटीग्रेटेड नंबर दिए हैं ऑफ ई कॉम एक्सप्रेस, तो उस वजह से इसका नंबर हाई हो गया है। अब बाकी हम बात करें कंपनी की टोटल इनकम, ईबिटा मार्जिन, तो ये देखो ईबिटा मार्जिन जो है वो कम हुआ है, रिड्यूस हुआ है। एंड देन इफ़ वी टॉक अबाउट टोटल इनकम तो वो 25.6% इंक्रीज़ हुई है। अगेन पैट मार्जिन को हम देखें यहाँ पे, प्रायर टू एक्सेप्शनल आइटम कंपनी का 3.8% है। तो आफ्टर द एक्सेप्शनल आइटम इट वुड हैव बीन आई थिंक लेस, मोर लेस। तो यहाँ पे एक और चीज़ एक्सक्लूड इम्पैक्ट ऑफ ई कॉम एक्सप्रेस एक्विजिशन रिलेटेड इंटीग्रेटेड कॉस्ट, वो कॉस्ट भी अभी कंसीडर नहीं हुई है, तो वो एक बड़ा कारण है। बाकी अब आप यहाँ देख सकते हैं फाइनेंशियल्स है कंपनी के। तो अभी हम इसकी ट्रांसक्रिप्ट देखें तो ट्रांसक्रिप्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंपनी ने बात करी है। In Q1 of last financial year, we were a standalone network, so the proper proportion of heavy consignment in the combined volume delivery e-com express is Q1 or delivery considered effective now it's lower than it was in Q1 FY20, materially lower because we acquired a small parcel delivery network, a consequence of which the yield is materially different. तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि भैया हमने स्मॉल पार्सल डिलीवरी का एक स्मॉल पार्सल डिलीवरी नेटवर्क भी एक्वायर किया है ई कॉम एक्सप्रेस के साथ साथ में, तो वो एक ज़रूर थोड़ा सा यील्ड पे इम्पैक्ट डालेगा यहाँ पे। जस्ट फंडामेंटली प्रोपोर्शन टोटल वॉल्यूम बट वी आर आल्सो कैरिंग 55% हायर वॉल्यूम इन FY26 कंपेयर टू। इन्होंने इसी ट्रांसक्रिप्ट में शुरुआत में बोला है कि ये जो नंबर है 55%, ये इसलिए हायर है क्योंकि बेस इफेक्ट, मतलब Q1 FY26 में ई कॉम एक्सप्रेस के नंबर इंटीग्रेटेड नहीं थे, वो एक्विजिशन बाद में उसके नंबर Q2 से आए। तो यदि कंपनी इनको यहाँ पे अगेन कंसिडर कर रही है ट्रांसक्रिप्ट में, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में भी थोड़ा बहुत इशू मेरे को साथ लग रहा है कि है। अभी इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग पावर विल सो कंप्यूटर बिकॉज ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ हैवीज फॉर एग्जांपल गोज ऑफ टिपिकली इंटर। बेसिकली अभी कंपनी के जो है डिसीजन, ये डिस्टेंस डिलीवरी और ऐसी कंपनी जो कि पार्सल डिलीवरी में रहती है, तो उनमें एवरीथिंग रिलेटेड टू कॉस्ट वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन की रॉ मटेरियल, इनका रॉ मटेरियल होता है बेसिकली फ्यूल कॉस्ट, फ्यूल चार्जेस। और इसके अंदर जो इनके लास्ट माइल डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं, अभी जैसे डिलीवरी पार्टनर सपोज जैसे मैंने दिल्ली में कोई पार्सल डिलीवर करवाना है मेरे को, तब वो मेरे को जैसे मैंने कोई ऑर्डर किया वो चीज़ मेरे को आ रही है दिल्ली में, तब जो इनका लास्ट माइल डिलीवरी पर्सन है, जो डिलीवरी एजेंट है, वो वेयर हाउस से उठाएगा। सपोज़ वेयर हाउस 15 किलोमीटर दूर है, तो 15 किलोमीटर दूर है और जब वो मेरे घर आएगा मेरे को पार्सल डिलीवरी करने, तो करीबन उसका जो पहले खर्चा होता था 30 रुपये का पेट्रोल लगता था, तो शायद अब वो 40 रुपये का पेट्रोल लगेगा। तो डिलीवरी एजेंट जो है उसकी विश क्या होगी कि उसका जो कमीशन है, जो पहले उसको एक पार्सल पे कमीशन मिल रहा था सपोज 15 रुपीज़, आई एम जस्ट टेकिंग अ गैसिंग नंबर, तो जो उसको पहले सपोज 15 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का 1 रुपये के हिसाब से 15 रुपये उसको मिल रहा था डिलीवरी चार्जेस। तो वो चाहता है कि अब वो 15 की जगह कम से कम 20 हो, 5 रुपये बढ़े। क्या, क्योंकि उसका फ्यूल का जो कॉस्ट है वो बढ़ रहा है, उसकी लागत बढ़ रही है। और ये जो गिग इकोनॉमी वाले वर्कर्स हैं, इनको सबसे ज़्यादा यही खलता है कि उनकी जो कॉस्ट है, जो फ्यूल कॉस्ट है, वो कम से कम लगे या फिर उनकी कमाई बढ़े। तो यहाँ पे जैसे मैंने प्रेजेंटेशन में जब हमने वो नंबर देखा था लास्ट वाला, तो ये लास्ट में यहाँ पे, तो जैसे ही यहाँ पे देखा कि पार्टनर सेंटर्स बड़े हैं, पार्टनर सेंटर्स कम हुए हैं लेकिन पर टीम साइजेस इंक्रीज़ हुई है, पार्टनर एजेंट्स बड़े हैं, फ्लीट साइज डेली एवरेज वो बड़ा है, तो इन सब के अंदर ऑटोमेटिकली कॉस्ट बढ़ेगी। और वो कॉस्ट जब बढ़ेगी, जब जो डिलीवरी एजेंट्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली दे विल डिमांड मोर मनी, मोर कमीशन फ्रॉम द डिलीवरी। एंड दैट्स वेयर कि डिलीवरी की जो इश्यूज़ है प्राय कि इसको कितना पे करना है, अपने पार्टनर्स को कैसे पे करना है, वो इश्यूज़ भी बढ़ेंगे।
अब उसको मैनेजमेंट कैसे हैंडल करता है, वो एक देखने वाली चीज़ होगी आने वाले फ्यूचर में। तो ये तो हुई कंपनी के फंडामेंटल। कंपनी के फंडामेंटल को आई विल गिव यू अ मिक्स्ड रिकमेंडेशन। गाइस, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, तो प्लीज़ आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें तो अपने विवेक से करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करें। तो अब हम आते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। ये तो हो गया इसका फंडामेंटल एनालिसिस, हमने इसके फंडामेंटल्स देख लिए, कंपनी की परफॉर्मेंस देख ली। अब हम देख लेते हैं इसका चार्ट। कंपनी का यदि चार्ट देखें तो कंपनी ने ये जो फ्लक्चुएशन आई है मार्केट में उसको बड़े अच्छे से हैंडल तो किया है, लेकिन ये जो फ्लक्चुएशन है अक्रॉस द बोर्ड थी तो ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ये शेयर बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है। आप इसकी मूवमेंट यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इसको यदि निफ्टी के साथ प्लेस करता हूँ, निफ्टी 50 के साथ में, तो हमें आइडिया लग जाएगा। ये देखिए, निफ्टी के साथ प्लेस करने में इसके अंदर निफ्टी से बहुत ही ज़्यादा तेज़, मतलब दिस इज़ अ हाई बीटा स्टॉक। यदि आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ बी केयरफुल और कमज़ोर दिल वाले ना करें। ये मैं आपको डिस्क्लेमर दूंगा। मेरा पहला डिस्क्लेमर रहता है कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। दूसरा डिस्क्लेमर जो मैं आज दे रहा हूँ वो ये है कि कमज़ोर दिल वाले इस कंपनी में इन्वेस्ट ना करें। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, देखिए कितना वॉलेटाइल है ये शेयर, कभी चढ़ा है कभी गिरा है। और जब ये गिरा है तो यहाँ कहाँ 489 से जो गिरा है तो ये पहुँचा है सीधा अपना 374 तक। मतलब लगभग 115-120 रुपये का इसने डिक्लाइन दिखाया, फिर वापस ये पहुंच गया यहाँ पे आपका 522 तक, और अब वापस यहाँ से। तो इफ़ आई सी फ्रॉम द टेक्निकल पर्सपेक्टिव, तो अभी ये कंपनी अगेन अब जा तो सकती है 600 रुपये तक इन लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मीन्स लगभग लगभग अपना 3 से 4 महीने का टारगेट आप लेके चलें। लेकिन यदि मार्केट ने साथ दिया तो क्यों, क्योंकि एम ए सी डी के अंदर अभी बुलिश क्रॉस ओवर हो रहा है, लेकिन एम ए सी डी का जो हिस्टोग्राम है वो वैल्यूज़ आर अभी भी नेगेटिव। तो उनको पॉजिटिव आने में टाइम लगेगा, उसके बाद उनकी पॉजिटिव मूवमेंट होगी और उसके बाद वो आगे चलेगा। तो अभी इसके अंदर जो है आप और आर एस आई देखें तो आर एस आई भी 51 है। आर एस आई 51 है, तो यहाँ से एक उम्मीद रहती है कि ये चले आगे बढ़े। तो टेक्निकली सपोर्ट तो आ रहा है स्लोली एंड स्टेडली, लेकिन ये क्या इस प्राइस को सपोर्ट करेगा ये वक्त बताएगा। मार्केट इज़ सुप्रीम, सो मैं अभी इसमें कुछ कह नहीं सकता। लेकिन हाँ, मेरे को उम्मीद है ये जा तो सकता है, बट अगेन आई एम नॉट 100% श्योर और मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। तो आप अपना इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से सोच विचार कर करें। कंपनी का जो मेरे को रेजिस्टेंस लग रहा है, पहला रेजिस्टेंस 484 पे है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मेरे को यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये देखिए 484 पे जो रेजिस्टेंस बना हुआ है, 484 487 बेसिकली 485 490 485 से 200 का आप एक जोन मान लीजिए जहाँ पे कंपनी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर सकती है। ये देखिए यहाँ पे आया, इधर भी आकर ये देखो डे हाई अपना 487.50 बनाया और वहाँ से भैया वापस लौट चले, लौट के बुद्धू घर को आए। यहाँ पे 486.75, फिर लौट के बुद्धू घर को आए। तो यहाँ पे रिजेक्शन तो लेती है कंपनी, अच्छा खासा रिजेक्शन ले चुकी है। रेंज जो है वो यहाँ पे आपके आ गई। यहाँ पे इसने एक तरीके से शॉर्ट टर्म में डबल बॉटम तो बना लिया है, लेकिन क्या ये डबल बॉटम जो कंपनी ने बनाया है, इज़ इट रियली डबल बॉटम या कोई और पैटर्न बना दिया, तो वो भी एक सोचने वाली बात है। अभी हम यहाँ पे देखें इसको तो ये देखो यहाँ पे वही तो यहाँ पे भी एक अब फरवरी 2024, तो मतलब अभी पिछले 3-4 साल में इस कंपनी ने रिटर्न तो कुछ नहीं दिया है। फंडामेंटली इतनी स्ट्रॉन्ग ये लग नहीं रही मेरे को तो ये कंपनी, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है, फ्लक्चुएशंस रहेंगे। अब कंपनी कैसे मैनेज करती है अपनी कॉस्ट को, अपने एक्सपेंसेस को, वो एक सोचने वाली बात होगी, वो एक देखने वाली बात होगी हर तरीके से। बाकी अभी जो कंपनी ने आज जो प्राइस मूवमेंट दिया है, आज जो इंक्रीज़ दिया है प्राइस में, जंप दिया है बेसिकली 17 रुपीज़ का, अप्रॉक्सीमेटली 4%। तो ये एक बहुत बड़ा जंप था एंड होपफुली it will cross this time this hurdle zone
एनुअल स्टेक की। लास्ट टाइम जैसे ये 47 को जब उसने क्रॉस किया एक दिन के अंदर 35 रुपये की छलांग लगाई थी, तो उसके बाद में ये कहाँ तक गया, 524 तक गई थी कंपनी का शेयर प्राइस। तो आई होप कि जो शेयर होल्डर्स हैं इसके डिलीवरी के, ये उनके लिए एक मौका मिले कि वो एग्ज़िट करना चाहें। तो ये मेरी कोई सेल साइड रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए आप अपना इन्वेस्टमेंट खुद करें। तो गाइज़, ये तो मेरा था आज डिलीवरी का टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस। अभी हम एक और शेयर देख लेते हैं, लॉरस लैब, जिसके बारे में हमने कल बात करी थी। लॉरस लैब का आप चार्ट देख लीजिए, ये रहा जिसका चार्ट। आज का हाई 1982, ये कैश की वजह से हुआ है, क्योंकि आज इसको मैं ट्रैक कर रहा था पूरे दिन। 1982 नहीं गया, ये देखो, ये कैश की वजह से है, CAS, कैश की वजह से इसका वैल्यू गया 1982। नॉट पॉसिबल। तो गाइज़, ये एक गड़बड़ है, ये कहीं ना कहीं कैश में खेल हो रहा है। तो प्लीज़ बी क्लियर, बी श्योर कि आप लोग जो जो लोग भी स्पेशली एफ में करते हैं ट्रेड, तो कैश आपके बहाव कभी ऊपर आसमान ले जा सकता है, तो कभी नीचे गिरा सकता है। तो एक कैश में दिक्कत रहेगी। लेकिन यदि हम देखें यहाँ पे अदरवाइज़, तो 1929 पे जो इसने क्लोज़ दिया है, बहुत ही अच्छा क्लोज़ दिया है इसने आज का। वन डे के अंदर इसने करीबन 35 रुपीज़, कुछ 42 रुपीज़ का एक जंप दिखाया है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी यहाँ से 2200 रुपीज़ को टच कर सकता है। क्यों? क्योंकि MSCI इंडिया इंडेक्स में लॉरस लैब्स की एंट्री होने वाली है, विच विल अट्रैक्ट अप्रॉक्सीमेटली $535 मिलियन इनटू लॉरस लैब्स, एज अ फंड्स विल बाय दिस पर्टिकुलर कंपनी शेयर। तो आई एम बुलिश, लेकिन अगेन मार्केट इज़ सुप्रीम एंड आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो आप अपना इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से करें। आपके कोई भी इन्वेस्टमेंट आपका अपना जोखिम है, तो कृपया सोच समझ कर आगे बढ़ें। तो इसी के साथ मैं आज अपने वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। आप लोगों का मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप यहाँ तक आ ही चुके हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।